नमस्कार दोस्तों, मैं एपी जिज्ञासु अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले नए साल की आप लोग को बहुत बहुत बधाइयाँ। वीडियो आने में विलम्ब हुआ, इसके लिए क्षमा करेंगे। एक आपको सूचना देनी है कि हमारे चैनल का नाम जो पहले यूपी पीसीएस बडी था, अब उसका नाम मैत्रेयी स्मार्ट स्टडीज़ हो गया है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने निबंध की तीसरी क्लास, नेपाल की जंजी क्रांति लोकतंत्र के सशक्तिकरण में कितनी सहायक। यह निबंध जो है समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के खंडगा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही पीसीएस मुख्य परीक्षा 2025 के निबंध सेक्शन के लिए और जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जीएस पेपर 2 में जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं का सेक्शन है, वहाँ से ये निबंध आ सकता है। और जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से भी के मुद्दे से भी यह टॉपिक जुड़ा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। नेपाल की जंजी क्रांति लोकतंत्र के सशक्तिकरण में कितनी सहायक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जंजी क्या है। समानता जंजी से तात्पर्य है ऐसी पीढ़ी जो 1997 के बाद से मतलब अस्तित्व में आई है। जो 1997 के बाद से आप देखेंगे जो एक तरह से सूचना क्रांति हुई, उसकी वो भागीदार रही है। यह पीढ़ी इंटरनेट और सोशल मीडिया का तेज़ी से प्रयोग करती है और इसीलिए इनको जंजी कहा जाता है। ये डिजिटली ज्ञान से सक्षम होती है, लेकिन देखा जाए हर कोई डिजिटल ज्ञान वाला व्यक्ति को जंजी नहीं कहा जा सकता है। इसमें केवल ऐसे लोग को कहा गया है जो नैतिक चेतना से युक्त होते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हैं। यानी ये सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में एक सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। इसमें सुधार की धारणा रखते हैं, तो उन्हीं जंजी कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग नेपाल की जंजी क्रांति। पहले पैराग्राफ में हम भूमिका बताएंगे। 21वीं सदी के तीसरे दशक में नेपाल की राजनीति एक नए परिवर्तन काल से गुजर रही है। राजशाही से गणराज्य बनने की प्रक्रिया के बाद अब नेपाल की लोकतांत्रिक चेतना को नई दिशा देने का कार्य जनरेशन जेड, आज की डिजिटल पीढ़ी के हाथों में है। इस पीढ़ी के विचार, आंदोलन और डिजिटल सक्रियता को मिलाकर जो सामाजिक परिवर्तन उभर रहा है, उसे जंजी क्रांति कहा जा रहा है। सवाल यह है कि यह क्रांति नेपाल के लोकतंत्र को सचमुच सशक्त बना रही है या केवल असंतोष की आंधी है। सही बात है दोस्तों, हमने ये समझना होगा कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, केवल एक गुस्सा जनता का है कि ये इसके आगे भी कुछ सोच रहे हैं कि कैसे नई व्यवस्था का निर्माण हो जिससे समस्याओं का निवारण हो। आगे बढ़ते हैं। अगले पैराग्राफ में हम सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे। इसमें सामाजिक पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे। पृष्ठभूमि की ये क्या स्थिति रही है नेपाल की, वहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है। तो शुरू करते हैं। नेपाल ने पिछले 2 दशकों में विशाल राजनीतिक परिवर्तन देखा है। राजशाही का अंत, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना, संविधान निर्माण और संघीय शासन प्रणाली का आरंभ। किंतु इन परिवर्तनों के बावजूद आम नागरिक के जीवन में अपेक्षित न्याय, पारदर्शिता और अवसर नहीं आ रहे हैं। बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सत्ता संरक्षण तथा भाई भतीजावाद की प्रवृत्तियों ने युवाओं को निराश किया है। इसी पृष्ठभूमि में उभरी जंजी पीढ़ी ने लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए प्रश्न पूछने की हिम्मत दिखाई है। अब देखिए अगले पैराग्राफ में जो है, इसमें हम चर्चा करेंगे इन दोनों पैराग्राफ में कि
डिजिटल माध्यमों की क्या भूमिका रही है और युवाओं ने इसमें कैसे भागीदारी की है। जेन जी की सबसे बड़ी शक्ति उसका डिजिटल ज्ञान है। यह पीढ़ी राजनीतिक विमर्श को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ले आई है। फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब और एक्स जैसे माध्यम अब विचार विनिमय और जवाबदेही का प्रमुख मंच बन चुके हैं। जवाबदेही को एक साथ कर दीजिएगा। इन युवाओं ने भ्रष्टाचार, रोजगार, पर्यावरण, शिक्षा, नीति और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को बड़े पैमाने पर उठाया और शासकों को जवाब देने के लिए प्रेरित किया। 2022 सन 2022 की संसदीय चुनाव में नवोदित स्वतंत्र राजनीतिक दल जैसे रवि लामिछाने की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को मिला युवा समर्थन इस बात का प्रमाण है कि जेन जी अब केवल देखने वाले नागरिक नहीं बल्कि निर्णय लेने वाले मतदाता बन चुके हैं। दोस्तों, इस बीच अभी मार्च में जो चुनाव होने वाला है, मार्च 2026 में, इसमें जो रवि लामिछाने हैं और एक बालेन शाह हैं, उनके बीच में गठबंधन हो गया है। तो ये दोनों गठबंधन हो गया। देखते हैं चुनाव में इन लोग की मतलब किस प्रकार से ये लोग सफलता पाते हैं। अगर ये सफल होते हैं तो नेपाल एक दुनिया का पहला जेन जी गणराज्य बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले इन पैराग्राफ्स में दोनों पैराग्राफ में हम चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र की क्या नई व्याख्या जेन जी क्रांति के लोग कर रहे हैं, इस पीढ़ी का क्या मानता है। नेपाल की जेन जी लोकतंत्र को केवल मतदान की प्रक्रिया नहीं मानती। उसके लिए लोकतंत्र का अर्थ है पारदर्शी शासन, समान अवसर, जवाबदेही की संस्कृति। वे पारंपरिक राजनीतिक संरचनाओं से असंतुष्ट हैं क्योंकि उसमें प्रायः वंशवाद, नीतिगत जड़ता दिखाई देती है। यही कारण है कि यह पीढ़ी नीति आधारित राजनीति पर जोर देती है, ना कि नेता आधारित निष्ठा पर। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। नीति पर वो जोर दे रहे हैं, नेता की निष्ठा पे नहीं। जैसे आजकल हम लोग का जुमला हो गया ना कि भक्त लोग, सब लोग अपने अपने नेताओं के भक्त हैं और नेता चाहे जो भी करे लोग वोट देते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है, हम लोग को भी नीति आधारित राजनीति पे ही बल देना चाहिए। शासन प्रक्रिया ने आगे बढ़ते हैं। शासन सक्रियता ने उनकी सक्रियता ने शासन संस्थाओं को सोशल मीडिया पर अधिक पारदर्शी बनाने के लिए मजबूर किया है। सरकारी योजनाओं पर खुले विमर्श, जन आकांक्षाओं और का तकनीकी विश्लेषण और डिजिटल निगरानी अब धीरे धीरे व्यवस्था का हिस्सा बन रहे हैं। यह लोकतंत्र की गुणवत्ता में वृद्धि का संकेत है। देखिए, ये सोशल मीडिया पे शासन को पारदर्शी बनाने पे मजबूर कर रहे हैं और उसकी निगरानी की व्यवस्था को बना रहे हैं, तो ये अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए। आगे पैराग्राफ में हम चर्चा करेंगे कि इस क्रांति समझ क्या क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि ये चुनौतियां क्रांति के जो वहाँ की हुई है उसको असफल भी बना सकती है अगर इनका सही से निवारण नहीं हुआ तो। शुरू करते हैं इस पैराग्राफ को। हालांकि जेन जी की क्रांति के समक्ष कुछ यथार्थवादी चुनौतियां भी हैं। पहली है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जानकारी हर बार विश्वसनीय नहीं होती। कभी कभी फेक न्यूज़ और अधूरी जानकारी आंदोलन की दिशा भटका देती है। दूसरी ओर आर्थिक अवसरों की कमी इस पीढ़ी को नागरिक भागीदारी से दूर कर सकती है, क्योंकि अभी भी कई युवा विदेश पलायन को विकल्प मानते हैं। अब देखेंगे, जिसके फेक न्यूज़ हुआ ना, इससे सही जानकारी नहीं मिलती है, लोगों के पास गलत जानकारी जाती है, इससे आंदोलन दिशा भटक सकती है। और नेपाल में एक बहुत बड़ी समस्या है कि विदेश पलायन की। वहाँ पर अधिकतर लोग आप देखेंगे युवा जो हैं विदेशों में, वहाँ रोजगार के अवसर तो बहुत कम है, तो कमाने के लिए इंडिया आते हैं, बांग्लादेश जाते हैं और दक्षिण पूर्व एशिया में जाते हैं। इस प्रकार बहुत लंबे समय से बाहर रहते हैं, तो उनकी भागीदारी वैसे भी कम हो जाती है, तो इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा।
आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो चुनौती है, राजनीतिक अनुभव की कमी के कारण इन युवाओं द्वारा आरंभ किए आंदोलन में नीति निर्माण की गहराई का अभाव देखा जाता है। इसके अतिरिक्त यह पीढ़ी त्वरित परिणाम की अपेक्षा करती है, जबकि सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन एक धीमी और जटिल प्रक्रिया है। कभी कभी भावनात्मक प्रक्रियाएं तर्कसंगत विमर्श पर हावी हो जाती हैं, जिससे आंदोलन की विश्वसनीयता कमजोर होती है। आप देखेंगे कि भावनात्मक जो प्रक्रियाएं होती हैं, उसके कारण प्रोटेस्ट के दौरान कई बार हिंसा होती है। नेपाल में भी देखेंगे, वहाँ के प्रोटेस्ट में काफ़ी हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई और लगभग 70 के आसपास जाने गई हैं और काफ़ी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुँचा है। तो ये भी किसी भी प्रोटेस्ट क्रांति का में ये चीज़ें होती हैं। आप पूरा इतिहास उठा के देखेंगे, रूस की क्रांति, चीन की क्रांति, क्यूबा की क्रांति, जहाँ भी क्रांतियाँ हुई हैं वहाँ हिंसा हुई है। केवल इतिहास में अगर हम देखते हैं तो एक ही ऐसी क्रांति है जिसमें हिंसा नहीं हुई थी, उसे गौरवशाली क्रांति कहा जाता है। अगर आपको याद आ रहा हो तो उस क्रांति का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे बढ़ते हैं कि आखिर लोकतंत्र के सशक्तिकरण की अगले पैराग्राफ में देखेंगे। इन दो पैराग्राफ देखेंगे कि क्या लोकतंत्र के सशक्तिकरण में ये क्या दिशा दिखा रहा है। इसके बावजूद भी यह उतना ही सच है कि लोकतंत्र केवल अनुभव से नहीं बल्कि उत्साह, भागीदारी से जीवित रहता है, और यही उत्साह जेनजी की क्रांति की सबसे बड़ी देन है। नेपाल में जेनजी क्रांति लोकतांत्रिक संस्कृति को नया जीवन दे रही है। नागरिक जीवन जागरूकता को इसने नागरिक जागरूकता को बढ़ाया है, पारदर्शी शासन की मांग को सामान्य बनाया और युवाओं में राजनीतिक भागीदारी का भाव मजबूत किया है। ग्रामीण इलाकों में भी इंटरनेट और शिक्षा के प्रसार में से लोकतंत्र की नई बयार पहुंच रही है। और देखेंगे साथ जेनजी की एक और विशेषता है समाधान आधारित सोच। वे केवल विरोध नहीं करते, वैकल्पिक सुझाव और प्रोजेक्ट भी पेश करते हैं, जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्टार्टअप संस्कृति और ऑनलाइन पारदर्शिता पोर्टल। यह रचनात्मक दृष्टिकोण लोकतंत्र के विकास को स्थिर और दीर्घकालिक दिशा देता है। जेनजी क्रांति नेपाल के लोकतंत्र के लिए नई उम्मीद है। यह पीढ़ी न राजनीतिक उदासीनता में जीती है और न अंधास्था में। उनकी सोच तकनीकी, तर्कसंगत और वैश्विक है। यद्यपि यह क्रांति अभी आरंभिक चरण में है, पर इसके परिणाम दीर्घकाल में गहरे होंगे। जेनजी अपने प्रश्नों, तकनीकी नवाचार और सामाजिक संवेदनशीलता के माध्यम से नेपाल के लोकतंत्र को अधिक जवाबदेह, सहभागी और आधुनिक बना रही है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जेनजी क्रांति केवल एक पीढ़ीगत उभार नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के सशक्तिकरण की दिशा में नेपाल की ऐतिहासिक यात्रा का नया अध्याय है। तो इसमें ये हमारा देखिए, यहाँ शुरू करेंगे। ये पैराग्राफ है, यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। इन दोनों पैराग्राफ में हमने इसका निष्कर्ष लिख दिया। तो इस प्रकार से ये निबंध हमारा समाप्त होता है, नेपाल की जेनजी क्रांति। चलिए इसके निष्कर्ष को एक बार और पढ़ लेते हैं। जेनजी क्रांति नेपाल की लोकतंत्र के लिए नई उम्मीद है। यह पीढ़ी न राजनीतिक उदासीनता में जीती है और न ही अंधास्था में। उनकी सोच तकनीकी, तर्कसंगत और वैश्विक है। यद्यपि ये क्रांति अभी आरंभिक चरण में है, इसके परिणाम दीर्घकालिक में गहरे होंगे। जेनजी अपने प्रश्नों, तकनीकी नवाचारों और सामाजिक संवेदनशीलता के माध्यम से नेपाल के लोकतंत्र को अधिक जवाबदेह, सहभागी और आधुनिक बना रहे हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जेनजी क्रांति केवल पीढ़ीगत उभार नहीं, बल्कि
लोकतंत्र के सशक्तिकरण की दिशा में नेपाल की ऐतिहासिक यात्रा का नया अध्याय है। दोस्तों, हमेशा निष्कर्ष में आप थोड़ा उसको सकारात्मक लिखिए, आशावादी सोच के साथ ही निष्कर्ष लिखा जाता है तो अच्छा रहता है। तो इसके साथ ही हमारा ये निबंध नेपाल की जनजी क्रांति जो है वो समाप्त हो गया है। आगे मिलेंगे नई अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बहुत ज़रूरी है हमारे उत्साहवर्धन के लिए। धन्यवाद दोस्तों।